नमस्कार। सिंपली सियासत में आज की दो बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। पहली खबर जिस पर चर्चा करेंगे है वह राजस्थान से है। राजस्थान में लगातार तेज राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। अशोक गहलोत अपने तमाम समर्थक विधायकों को जयपुर से उठाकर जैसलमेर ले आए हैं। जैसलमेर में उन्हें एक 5 स्टार होटल में रखा गया है। इस बीच एक याचिका और PIL और दाखिल हो गया है कि इस वक्त जब पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर फैला हुआ है, विधायकों को अपने क्षेत्र में होना चाहिए तो वो होटलों में रह रहे हैं। यह भी एक राजनीतिक नया दांव है। अब देखते हैं राजस्थान में क्या परिस्थितियां कैसे मोड़ लेती हैं, उस पर बात करेंगे। और बिहार में जो चर्चा का बिंदु है वह है कि क्या रामविलास पासवान की पार्टी LJP NDA को झटका देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 31 जुलाई को जब चुनाव आयोग में अपनी राय रखने का आखिरी दिन था तो LJP की ओर से एक चिट्ठी भेजी गई है चुनाव आयोग को कि बिहार में चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है। तो क्या यह LJP का एक नया दाव है NDA में दबाव बनाने के लिए या कुछ और वजह है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज इन दो बड़ी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है और मैं सबसे पहले राजस्थान पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो खबर शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत अपने सभी 88 विधायकों को, समर्थक विधायकों को लेकर जैसलमेर के एक 5 स्टार होटल में आ गए हैं। जयपुर से हटाकर उनको जैसलमेर इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जयपुर में तमाम विधायकों के रिश्तेदार नातेदार वहां आ रहे थे, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जयपुर में जब वो थे तो धरना प्रदर्शन का एक दौर भी शुरू हो गया था। तो इन सब से बचने के लिए अशोक गहलोत ने अभी अपने सभी विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट करा दिया है। क्या अशोक गहलोत अपने विधायकों का समर्थन जो उनको हासिल है उनसे भी कोई डर है कि जो पोचिंग हो रही है, जो खरीद फरोख्त हो रही है, वो विधायकों तक, जो उनके खरीदार हैं वो विधायकों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनके रिश्तेदारों के जरिए ये बात पहुंचा सकते हैं? क्या इसीलिए अपने विधायकों को अपने रिश्तेदारों से डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या ये अशोक गहलोत की ताज़ा रणनीति है? तो ये सारी बातें हैं और निश्चित रूप से अशोक गहलोत को 88 विधायकों का समर्थन जरूर हासिल है, लेकिन डर उनका बना हुआ है। चूँकि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र के लिए 14 अगस्त की तारीख तय कर दी है। एक लंबा वक्त हो गया, आज की तारीख से भी अगर 14 दिन बाद ये शक्ति परीक्षण होना है तो जाहिर है तब तक विधायकों को बचा के रखना पड़ेगा अशोक गहलोत को। और ये बड़ी चिंता है आज अशोक गहलोत की, क्योंकि जो विधायकों को अपने पाले में लाना चाहते हैं ऐसे लोग, जो शंका है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे देकर, एक बात आई है कि विधायकों को कीमत, पहले से जो कीमत दी जा रही थी उससे भी कीमत बढ़ा दी गई है। तो क्या इस डर से अशोक गहलोत ने अभी अपने तमाम विधायकों को जब जयपुर से हटाकर जैसलमेर कर दिया है, क्योंकि जयपुर में ये सारे विधायक अपने रिश्तेदार नातेदारों से जो है वो संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके रिश्तेदार नातेदार, और उसके ज़रिए जो ये खरीद फरोख्त में शामिल लोग हैं उन तक, विधायकों तक उनकी बात पहुंचा सकते थे। और इसी डर से शायद अशोक गहलोत ने उनको वहां से उठाकर जैसलमेर ले आए हैं। तो 14 अगस्त से सेशन चलना है, 14 अगस्त को सेशन होना है और 14 अगस्त को जब शक्ति परीक्षण की तारीख रखी गई है तब तक अपने विधायकों को किसी तरह के मोटिवेशन से, किसी तरह के मानसिकता में उनके बदलाव ना आ जाए, इससे बचा कर रखना है। और इसीलिए अशोक गहलोत ने ये कोशिश की है। तो और इस बीच जो एक बड़ी जानकारी और कह सकते हैं कि बड़ा ट्विस्ट आ गया है इस पूरे मामले में, चूँकि विधायक लगातार होटलों में बने हुए हैं। पिछले कई जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है तब से अशोक गहलोत के समर्थक विधायक और सचिन पायलट के समर्थक विधायक ये सभी अपने अलग अलग होटलों में रह रहे हैं। सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो हरियाणा में अड्डा जमाए हुए हैं, पहले कहीं और थे, आजकल वो मानेसर में आ गए हैं। तो ये जगह बदल रहे हैं विधायक, क्योंकि इन तक जो खरीद फरोख्त में शामिल लोग हैं, जो खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने और बनाने का दावा किया जा रहा है, उनसे अपने अपने समर्थक विधायकों को दूर रखने की कोशिश के तहत ये विधायकों की अदला बदली, विधायकों के जगह बदले जा रहे हैं। तो इस कोशिश में अब जैसलमेर आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन 14 दिनों का वक्त है, एक लंबा वक्त है और इस लंबे वक्त में
इस लंबे वक्त तक उनको बचा के रखना एक बड़ा चैलेंज है। और इस बीच एसओजी भी जांच कर रही है पूरे मामले में। एसओजी की जांच चल रही है, जो सरकार गिराने का एक मामला प्रकरण जो अशोक गहलोत की ओर से चल रहा था, वहाँ के मुख्यमंत्री की ओर से, तो ये इस प्रकरण की जांच भी चल रही है। वॉइस सैंपल लिए जा रहे हैं कि कौन किससे बात कर रहा था, कौन किसको अपने पाले में करने के लिए पैसे का ऑफ़र कर रहा था, भारी राशि का ऑफ़र कर रहा था। तो ये एक जांच एक अलग दिशा में चल रही है। एक पीआईएल अलग आ गई है कि भाई ये विधायक ऐसी परिस्थिति में, जब प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना संक्रमण के पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये स्थिति बनी हुई है, ऐसे में राजस्थान में सरकार अपने विधायकों को लेकर, सत्ता पक्ष कहीं और होटलों में रह रहा है, तो इसको लेकर एक सवाल उठा है और वहाँ की हाईकोर्ट में ये याचिका गई है। इस पर भी जो है एक नए तरह की चर्चा शुरू हुई है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे विधायक, समर्थक विधायक जरूर होटलों में रह रहे हैं, लेकिन मैं जयपुर में वापस आ जाऊंगा और कोरोना संक्रमण को लेकर जो भी रणनीति है सरकार की, वो कहीं से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन एक चिंता, स्वाभाविक चिंता है कि क्या इस वक्त कोरोना के समय में सभी विधायक, जिनको अपने क्षेत्रों में होना चाहिए था, अपने लोगों के बीच होना चाहिए था, वो होटलों में बैठे हुए हैं। किसी राजनीतिक मजबूरी में ही सही, वो होटलों में बैठे हुए हैं। इवन उनके परिवार वाले भी उनके संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, या उनको संपर्क में नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये परिस्थिति है। और अब हम आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि अशोक गहलोत 14 अगस्त को जो शक्ति परीक्षण वहाँ होना है, उसके लिए उनकी क्या रणनीति है। तो उनके लिए जो उनका हिसाब किताब है वो सीधा सीधा है कि 88 विधायक जो हैं उनके साथ माने जा रहे हैं, जिनको लेकर वो जयपुर में पहले थे, अब वो जैसलमेर में आ गए हैं। तो 88 इन विधायकों के अलावा उनके पास जो और 14 विधायकों का जो समर्थन का दावा है उनका, जिसको कुल मिलाकर 102 का नंबर पहुंचा दे रहे हैं। चूँकि 200 का हाउस है, तो जो 101 जो मैजिक नंबर है, उससे आगे उनको आना है, उससे ज़्यादा विधायकों का समर्थन उनको चाहिए ताकि उनकी सरकार बच जाए। तो इन 88 विधायकों के अलावा अशोक गहलोत के पास जो उनका दावा है कि 14 और विधायकों का समर्थन हासिल है, वो विधायक कहाँ कहाँ के हैं, तो वो 10 निर्दलीय उनके साथ हैं, 2 बीटीपी के हैं और 1 आरएलडी और 1 सीपीएम के हैं। इस तरह से उनके पास 102 विधायकों का समर्थन का दावा है अशोक गहलोत का। दूसरी तरफ जो सचिन पायलट के साथ अलग हरियाणा के होटल में मनेसर में आजकल बताए जा रहे हैं, तो मनेसर में जो सचिन पायलट समेत जो है 19 विधायक हैं, और 19 के अलावा वो 3 निर्दलीय विधायक भी बताए जा रहे हैं कि वो सचिन पायलट के समर्थक हैं और सचिन पायलट के ही कदम को आगे बढ़ाएंगे, सचिन पायलट के हर कदम का साथ देंगे। तो इस तरह से सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की संख्या है 22। और अब जो है सरकार का विरोध करने वाली अशोक गहलोत की सरकार का विरोध करने के लिए जो वोट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक हैं। उसके अलावा रालोपा के 3 विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है, यानी वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। इस तरह से 75 विधायक जो हैं वो सरकार के खिलाफ हैं। और अगर उन 75 को समर्थन मिल जाता है सचिन पायलट गुट का 22 विधायकों का, तो वो उनकी संख्या हो जाती है 97, यानी कि जो मैजिक फिगर है उसमें सिर्फ 3 से 4 नंबर बच जाते हैं। तो यानी 4 विधायक अगर पाला बदल कर लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, तो सरकार बच नहीं पाएगी। अशोक गहलोत की चिंता यही है, और इसी चिंता की वजह से वो अपने तमाम विधायकों को लेकर जयपुर से जैसलमेर से 15 दिनों के अंदर ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि उनको कहीं और लेकर जाना पड़े, क्योंकि इन विधायकों को अपने साथ बनाए रखने की चुनौती बड़ी है और कड़ी है। और शायद यही वजह है कि राजस्थान में ये जो राजनीतिक नाटक चल रहा है, इसका अंत, इसका पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है। तो मात्र 4 से 5 विधायकों की अदला बदली कैसे राजस्थान में स्थिति बदल सकती है, और ये इसी पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और मुझे लगता है पूरे देश की नज़र बनी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी राजस्थान का ये जो नाटक है, राजनीतिक नाटक, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और अब आइए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में एलजेपी ने जो नया दांव फेंका है, 31 जुलाई को जब आखिरी दिन था चुनाव आयोग में अपनी बात रखने का कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कोरोना काल में चुनाव को लेकर एक असमंजस बना हुआ है कि प्रदेश में जब संक्रमण इस स्तर पे बना हुआ है, संख्या लगातार बढ़ रही है, हर रोज़ बढ़ रही है, ऐसे माहौल में क्या वहाँ पे चुनाव कराया जाना उचित होगा। लोकतंत्र बचाना है
चूँकि 24 नवंबर आखिरी तारीख है जब इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है। और ऐसे में राजनीतिक दल, खास तौर पे विपक्षी दल, इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर जन रहेगा तभी जनतंत्र रहेगा और लोगों को बचाना है और लाशों की ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये एक विपक्षी टोन है वहाँ का। और उस विपक्षी टोन के साथ अपना सुर मिलाते हुए एलजेपी ने, जो सत्ताधारी पक्ष यानी एनडीए का हिस्सा है, उसने चुनाव आयोग में एक नई बात कह दी है। उसने वहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि बिहार में चुनाव जो है कराने की स्थिति नहीं है और उसको चुनाव को टाला जाना चाहिए। एनडीए का घटक जेडीयू चुनाव कराना चाहता है, वहाँ का घटक बीजेपी, एनडीए का घटक बीजेपी, वो चाहता है कि चुनाव आयोग जो फैसला करे हम उसके साथ हैं, यानी वो भी चुनाव के पक्ष में है। लेकिन एनडीए का ये घटक एलजेपी अब जब चुनाव नहीं चाहता है तो एलडीए में एक तोड़फोड़ की संभावना भी देखी जा रही है। दूसरी बात है कि क्या यह एलजेपी का एक दबावी रणनीति है? एलजेपी अपने एनडीए में अपनी ओर से दबाव बढ़ाना चाहती है। पहली बात तो यह है कि मौसम विज्ञानी माने जाते हैं रामविलास पासवान, चिराग पासवान उनके बेटे अब एलजेपी के अध्यक्ष हैं, वही एलजेपी का चेहरा है और वही बहुत कुछ फैसले करते हैं। तो उन्होंने अपनी ओर से एक बात और कही थी और लगातार वो नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर एलजेपी के हमले की वजह से नया सियासी समीकरण के संकेत मिलने लगे हैं। वो ये कि क्या चिराग पासवान, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई एनडीए के अंदर, तो क्या वो अपना पाला बदल सकते हैं? क्या वो एक बार फिर उनके पिताजी की तरह उन्होंने बिहार का मौसम भांप लिया है? तो ये एक बड़ा सवाल बिहार में आज की तारीख में बन गया है और इसीलिए उनके इस कदम को इस रूप में, इस बड़े राजनीतिक रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान दरअसल चाहते क्या हैं। चिराग पासवान दरअसल बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं एनडीए में रहते हुए। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक इशू को सामने रखा जाए और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि पहले से तय हो जाएगा कि सरकार की रूपरेखा क्या होगी, सरकार की दिशा क्या होगी और सरकार में जो तीनों ये प्रमुख घटक हैं उनके अपने अपने एजेंडे को उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा जाए। चूँकि अति पिछड़े वर्ग में इनकी पैठ है और अभी जो कम्बिनेशन है एनडीए का वो जातीय आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर एक मजबूत समीकरण माना जाता है। नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग में उनकी अच्छी खासी दखल है, वो खुद ही कुर्मी जाति से आते हैं और एक पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में भी उन्होंने एक अच्छी खासी पैठ बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे अगड़े में और बाकी वर्गों में भी उनका ठीक ठाक प्रभाव है। तो इस तरह से एक कम्बिनेशन एनडीए का अच्छा बन गया है जातीय आधार पर और इस जातीय आधार पर कम्बिनेशन में अपनी हनक वो समझते हैं एलजेपी और चिराग पासवान और शायद इसीलिए वो अपनी उस हनक के आधार पर वो अपने लिए सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं। सम्मानजनक सीटों की बात करने का मतलब है कि वो केंद्र में उनके तो कम सांसद हैं लेकिन वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनको पिछली बार के मुकाबले अधिक सीटें मिले ताकि वो बराबरी के स्तर पर यानी जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से हो। ऐसा नहीं हो जैसा पिछली बार हुआ था, यानी वो ज़्यादा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए उनकी एक दबाव की रणनीति है। अब रही बात विपक्षी खेमे में, विपक्षी खेमे में थोड़ी हलचल है। पहले ही चुनाव वो लोग नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव में अगर जाना पड़ा तो उनकी तैयारी, वर्चुअल चुनाव प्रचार की तैयारी उनकी सत्ता पक्ष के मुकाबले कमज़ोर है। और बार बार ये बात कही जा रही है, इसीलिए कही जा रही है वहाँ पे एक तीसरी धारा के साथ वहाँ पे एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो केंद्र में वित्त मंत्री रहे हैं, अब यशवंत सिन्हा भी वहाँ एक प्रमुख सियासी रणनीति के तौर पे प्रमुख सियासी हैसियत बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उनको मिलकर, वो उनके साथ मिलकर एक नई कोशिश करना चाहते हैं बिहार में। वो भी चाहते हैं कि बिहार में अभी चुनाव के लिए वक्त मिल जाए। तो ये विपक्ष की जो है वहाँ पे मंशा साफ तौर पे है कि चुनाव इस वक्त नहीं कराया जाए, क्योंकि अगर वर्चुअल प्रचार के जरिए चुनाव में जाया जाएगा तो इसका नुकसान विपक्ष को होगा, क्योंकि उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर न इतना अनुभव है न इतनी तैयारी है। तो इस हिसाब से वो चुनाव से कन्नी काटना चाह रहे हैं। अब रामविलास पासवान जब चूँकि वो चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी बात उन्होंने चुनाव आयोग के पास कह दी है और उसके पहले से ही चूँकि वो नीतीश सरकार पर लगातार
एक के बाद एक हमले कर रहे थे। कई इश्यूज़ पर उन्होंने नीतीश कुमार को वहाँ पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपने मांग को एक तरीके से सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से रखा है, दबाव बना के रखा है। तो जाहिर है कि वहाँ उनके रिश्ते बहुत सामान्य नहीं है या एक दबाव बनाने वाली उन्होंने भाव भंगिमा अख्तियार कर ली है। तो ऐसे में तेजस्वी की ओर से उनको फीडबैक दिया जा रहा है कि अगर वो इधर आना चाहें, अगर उनका एनडीए में ठीक उनको महत्व नहीं मिल रहा हो तो मुझे लगता है कि उनको पाला बदल देना चाहिए। इस तरह के संकेत अपने इंटरव्यूज़ के जरिए, अपने बाइट्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए एक फीडर देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन पर इसको लेकर कितना काम हो रहा है, क्या कोई निजी रूप से बातचीत भी हो रही है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हो रहा हो ऐसी संभावना आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये वहाँ की ताज़ा स्थिति है। अब जो चिराग पासवान ने और एलजेपी ने जो बिहार में एक एनडीए के भीतर में जो एक कड़वाहट बना दी है अपने इस बयान के बाद, तो जेडीयू की ओर से भी एक नया बयान आ गया है। और आज ही वो बयान आया है कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जेडीयू ने साफ तौर पे एलजेपी को कह दिया है कि हम लोग जनता के बीच हमेशा रहते रहे हैं और जिस व्यक्ति को जनता के बीच में रहता है उसको कभी ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से विद्यार्थी का एक उदाहरण दिया है और एक तरह से बचकाना हरकत बताया है एलजेपी का, कह कि जिस विद्यार्थी को जो साल भर पढ़ाई करता है आखिरी समय में अपना सिलेबस पूरा करने की हड़बड़ी नहीं होती है। तो इस तरह की बात जेडीयू की ओर से कही जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं एनडीए में रहते हुए। तो ये जो खटास है एनडीए के भीतर, ये नया राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार में। तो ये है पूरा बिहार का परिदृश्य जो चुनाव के ऐलान से पहले सामने आया है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है, चूँकि वो तारीख ख़त्म हो चुकी है जब सभी पक्षों ने अपनी राय चुनाव आयोग को बता दी है कि बिहार में कोरोना काल में चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। इन सब बातों को लेकर वो अपनी बात रख चुके हैं चुनाव आयोग के सामने और चुनाव आयोग के पास अभी वक्त है। क्योंकि पिछली बार 2015 में जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था तो वो सितंबर में हुआ था। मुझे ध्यान है कि सितंबर के पहले हफ्ते में या पहले हफ्ते के आखिर में किसी तारीख को चुनाव का ऐलान हुआ था। तो यानी इस बार भी अगर चुनाव का ऐलान होगा तो निश्चित रूप से सितंबर तक समय है चुनाव आयोग के सामने। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। तो राजस्थान और बिहार पर ये थे हमारी राय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। शुक्रिया।